हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8, जिनके लेखक हैं हमारे मोहन राकेश जी, और इन्होंने लिखा है सिपाही की माँ। आज ये हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या है इसका इस एकांकी में। ये सिपाही की माँ कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई नाटक नहीं है, ये है एकांकी। चलिए देखते हैं फटाफट से। सिपाही की माँ में पात्र कौन कौन है, तो पहले वो देख लेते हैं कि आखिर इसमें पात्र कौन कौन है हमारे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए। तो इनमें पहले है बिस्नी, जो कि मानव की माँ है। और मुनि इस स्टोरी को हम पहले आपको बता देते हैं थोड़े बहुत, ताकि आप लोग को इसमें बोरिंग टाइप का फील ना हो। इसमें क्या होता है कि एक घर की स्थिति थोड़ी दयनीय होती है, जिसमें एक माँ रहती है, एक उनकी बेटी और एक उनका बेटा रहता है। बेटी शादी के लायक हो जाती है, तो वो अपने बेटे को भेजती है सिपाही में कि थोड़े दिन सिपाही में काम करो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उससे मैं अपनी बेटी की मतलब तुम अपनी बहन के और मैं अपनी बेटी को शादी करूँगी, इसलिए वो भेजती है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी स्टोरी इसी पे है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एकांकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके पात्र कौन कौन है देखते हैं। पहले इनमें जो पात्र है बिस्नी है, जो कि मानव की माँ है। फिर मुन्नी है, जो बिस्नी की बेटी मुन्नी है। फिर हमारी तीसरी पात्र जो है वो कुंती है, जो कि बिस्नी की पड़ोसन है, जो पड़ोस में रहती है, उसको पड़ोसन कहते हैं, अपनी पड़ोसी भी कह सकते हैं। और फिर दिन्नू है। उसके बाद एक लड़की है जो कि कहीं से आती है, फिर दूसरी लड़की, मतलब उसके साथ ही दोनों आता है। फिर हमारा मानक है, सिपाही बिस्नी का बेटा है। और फिर सिपाही, जो सिपाही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए। देहात के घर का आंगन, अंधेरा और सिलदार। ये देहात के घर के बारे में जिक्र किया गया है। तो देहात के घर का आंगन मतलब देहात का घर कैसे होता है, उसमें आंगन होता है, इस टाइप का घर होता है ना देहात का, ऐसे होता है घर हमारा देहात का। देखिए इसमें दरवाज़ा होती है, खिड़की होती है, और इसका जस्ट आंगन होता है, ये आंगन होता है। और इसी के चारों ओर चारपाई बिछी है। चलिए, अंधेरा और सिलदार मतलब कि घर का जो गांव का घर होता है वो तो मिट्टी से बनी होती है ना, तो हल्की नमी है उसमें, और अंधेरा भी है, वहाँ बिजली नहीं है। आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चरपाई बिछी, मतलब एक थोड़ा टूटी फूटी हालत में चरपाई बिछी हुई है। एक और वैसे ही चरपाई दीवार के साथ खड़ी है, मतलब एक दीवार की ओर मतलब वो होता है दीवार में चिपका के खड़ी कर देती है, वैसे ही चरपाई, मतलब थोड़ी सी उसकी स्थिति खराब है चरपाई की, वैसे ही एक और चरपाई है जो दीवार के साथ खड़ी हुई है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियाँ पड़ी हैं, मतलब वो मिट्टी का घड़ा होता है, वही पड़ी है दाएं कोने में। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा, और वो गांव में जब दरवाजे टूट जाते हैं तो उसको संभाल के रखने के लिए रख दिया जाता है सेफ जगह पे, वही है जो घर के अंदर खुलता है, मतलब ये लगा हुआ है, जिसकी हालत मतलब उसका लकड़ी जो है वो टूटा हुआ है और वो घर के अंदर खुलता है, तो घर में लगा हुआ है वो दरवाज़ा। मिट्टी पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। वहाँ पे थोड़े कपड़े सूख रहे हैं। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है, बाईं ओर से क्या बाहर, मतलब घर से बाहर जाने का रास्ता है, जिसमें किवाड़ नहीं होता, उसमें सिर्फ पर्दा के सहायता से है, उसमें किवाड़ अभी नहीं लगाया गया। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठे चरखे से सूते काटती दिखाई देती है। देखिए ये एकांकी क्या होता है, एकांकी होता है जो जैसे नाटक होता है ना, नाटक को दिखाया जाता है, तो जैसे पर्दा उठता है उसमें बिस्नी क्या कर रही है, बिस्नी चरपाई में बैठ के और चरखे से सूत काट रही है। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी टाइप की थोड़ी है, और बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मतलब ये सब वृद्ध होने के कुछ सिम्टम है, मतलब लक्षण है। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है। मुन्नी कौन है, उसकी लड़की है, मतलब बिस्नी की बेटी है। बाहर की चौखट पर सट कर खड़ी है, मतलब बाहर की चौखट पे खड़ी थी मुन्नी। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही थी, जो वो सलवार कमीज पहनी हुई थी हरे रंग का, वो बहुत मतलब गंदा हो चुका था।
कुछ क्षण चरखे की आवाज़ सुनकर कबूतरों की गुटर गुट सुनाई देती है। फिर चरखे की आवाज़ सुनाई देती है, कबूतरों की गुटर गुट सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा सांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी से दूर से आने की रुकने का शब्द सुनाई देता है, जिसमें कबूतर के साथ साथ बिस्नी की सांसों का भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मुन्नी। अब यहाँ पे हमारा एकांकी स्टार्ट हो गया। तो मुन्नी क्या कहती है देखिए, पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, जो ये घोड़ा गाड़ी का आने का आवाज़ सुनाई दे रहा था वो पीछे मुड़ती है और देखते उत्तेजित होकर, डाक वाली गाड़ी आई है माँ, ये बोलती है डाक वाली गाड़ी आई है माँ, अभी चिट्ठी पूछ कर आती है। बोलती है कि डाक वाली गाड़ी आई है, मैं चिट्ठी को देख कर आती हूँ, मतलब पूछ कर आती हूँ उससे। और फिर मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। मुन्नी बाहर चली जाती है डाकिया के पास और बिस्नी आँख मूंदकर हाथ जोड़ लेती है कि मेरा चिट्ठी आ जाए। कबूतरों की गुटर गु का स्वर पहले से तेज या फिर मंद हो जाता है, और तेज होकर, मतलब जब आंखें बंद करती है तो ऐसा लगता है कबूतर जोर से कर रहा है, और फिर उनका ध्यान एकत्रित होता है तो लगता है ऐसा कि कबूतरों की आवाज़ बंद हो गई। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। बिस्नी अब आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी से लौट कर आई थी, मतलब मुन्नी के चेहरे पे कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी, वो उदास थी। बिस्नी बोलती है मुन्नी से, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, मतलब बोलती है कि क्यों मुन्नी, डाक वाली गाड़ी आई थी ना। मुन्नी, हाँ डाक वाली गाड़ी आई थी, गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी पे चलने और क्रम से दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। मतलब जब मुन्नी घर में आ गई तो घोड़ा गाड़ी आगे जाएगा ना देने के लिए, तो वही वहाँ आवाज़ें कम हो गई जाने की। और फिर बिस्नी देखी कि चिट्ठी नहीं है तो हाथ पैर मोड़ के अपना बैठ गई फर्श पे और चेहरे पे मतलब निराश हो गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बिस्नी फिर बोलती है ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने क्या भाग में लिखा, मतलब वो मानक की चिट्ठी का वेट कर रही थी। बोलती है आज भी चिट्ठी नहीं आई। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर आया और कोई चिट्ठी नहीं आई। ये बोलती है कि आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर है और कुछ नहीं आया। बिस्नी, ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं, मेरा मानक तो ऐसा नहीं, 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की जाने कौन सा पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। जो बोलता है कि पता नहीं वो चिट्ठी क्या करते हैं चिट्ठी वाले लोग, ये मतलब बहुत दिन से नहीं, जो उनका बेटा है मानव वो तो 15 दिन में ही देता था, अब इस बार ना जाने क्या देरी लग रही है, कम से कम चिट्ठी में ये तो लिख देता कि हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए। मुन्नी, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर रहेगी। माँ मतलब मुन्नी माँ को आश्वासन देते हैं कि माँ आप चिंता मत करिए, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती, जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। ये बोलता है कि मुन्नी तुम्हारा तो हर मंगलवार का करता है कि भैया का चिट्ठी आएगा, लेकिन आता ही नहीं है, इस बार आने दो मानक को घर, फिर उसको पूछूंगी इतना लेट क्यों कर रही है। मुन्नी, पिछले चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वो ब्रह्मा की लड़ाई पे जा रहे हैं। माँ शायद वो लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना होती, मतलब जो पिछली बार चिट्ठी आई थी उसमें मानक लिखता है कि माँ मैं ब्रह्मा की लड़ाई पे जा रहा हूँ, तो शायद वहाँ लड़ाई के कारण टाइम ही नहीं मिलता होगा। अब देखते हैं। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ के 4 हरफ लिख डाले, उसे यह नहीं। बिस्मी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख डाले, उसे ये नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 सहारे वह प्राण लेकर बैठे रहते हैं, नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। बिस्नी बोलती है कि उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि 4 शब्द लिख के चिट्ठी लिख के भेज दे, उसे पता तो होना चाहिए कि उसका अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है।
चलिए, अब मुन्नी बिस्नी के घुटने पे बाहें फैलाकर उसके सिर रख लेती है। मुन्नी जो है बिस्नी के घुटने पे अपना बाह फैलाकर सिर रख लेती है। मुन्नी, तुम फिक्र क्यों करती हो? देख लेना, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी अपनी माँ को बोलती है कि माँ तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अगले बार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण नहीं हंसता, मतलब कुछ भी ऊँट के पास बोलने के लिए नहीं होता है। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है और मुन्नी उठकर सूखी धोती सरपाई से समेटने लगती है। बिस्नी जो है मुन्नी को थोड़ा साइड करके और फिर से चरखा के काम में लग जाती है और जो मुन्नी है वो जो कपड़े सूख गए थे उन्हें समेटने लगती है। अब मुन्नी देखिए क्या होती है, तो धोती जब मोड़ ही रही थी उसी के बीच में रुककर बोलती है, माँ ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? ये मतलब क्वेश्चन करती है अपनी माँ से कि ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा। बिस्नी बोलते, चौधरी कहता है कि कई सौ कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब मुंह में आता है वो कह देता है। बिस्नी मुन्नी को किसी को पता नहीं था कि यहाँ से ब्रह्मा कितनी दूर है, लेकिन वहाँ जो एक चौधरी रहता था वो कहता था कि ब्रह्मा यहाँ से कई कोस दूर है। मुन्नी, चौधरी यार भी कहता है कि वहाँ मोटर गाड़ी नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठ कर जाते हैं। मतलब चौधरी ने ये भी बताया था कि वहाँ मोटर गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ अगर ब्रह्मा में जाना है तो वहाँ पानी वाले जहाज में बैठकर ही जाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता है कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया। ये जो बिस्नी मतलब मुनि की माँ कहती है कि ऐसा तो मानक भी कहता था, जैसा चौधरी कहता है। कलकत्ते के ब्रह्मा वाली पानी को मानक देखकर भी आया था जब वो पिछली बार आया था तब। मुनि, ब्रह्मा से चिट्ठी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो। देखिए ये बेचारी बच्ची थी मुन्नी, ये बोलती है कि माँ ब्रह्मा से जो चिट्ठी आती थी, अगर लोग वो जहाज से जाते थे तो हमारी चिट्ठी भी तो जहाज से ही आती होगी ना, और अगर जिसमें भैया की चिट्ठी आ रही होगी वो जहाज ही डूब गई होगी तो। ऐसा ये बोलती है अनजाने में। तब देखिए बिस्नी क्या बोलती है, ऐसा खाली जुबान ना बोलो, मुंह अच्छा ना हो तो बातें तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए, एक बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। देखिए बिस्नी बोलती है कि ऐसा अशुभ बात मत बोलो, क्योंकि जैसा गांव का माहौल में जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि कुछ भी आप शब्द बोलने पे उन्हें ऐसे ही टोक दिया जाता था। तो मानक बताया था अपनी माँ को कि इतने बड़े जहाज होते हैं जिसमें 4 गांव तो एक साथ ही आ जाएगा। तो बिस्नी बोलती, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता है कि हर रोज कोई जहाज डूब जाता है। अब ये मुन्नी बोलती है कि पता नहीं माँ ये बात सच है, जहाज डूबता है या नहीं, लेकिन चौधरी कहते हैं कि कोई ना कोई जहाज डेली डूबता ही है। बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तीरियाँ के चरित्र का पता नहीं, जहाज को डूबने का पता। देखिए चौधरी जो है एक लड़ाई में गया था, वहाँ से वो क्या गया, तो ये बोलता है कि एक लड़ाई में क्या चला गया, उसे लगता है कि सब कुछ वो जानता ही है, और अपनी तीरिया चरित्र मतलब कि उस अपनी बीवी के बारे में तो पता ही नहीं है और जहाज के डूबने के बारे में पता है। ऐसा मतलब टोन कसती है बिस्नी चौधरी भी। मुन्नी धोती की तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आती है। अधेड़ होने पर भी उसका चेहरा स्वास्थ्य की लाली झलकती है। देखिए जो मुन्नी तो अंदर चली गई अपना कपड़ा मतलब कपड़े को ठीक करके मोड़ मार के अंदर चली गई। अब क्या हुआ कि जो बिस्नी का पड़ोसन जो पड़ोसी में रहता है वो आती है आंगन में बिस्नी से मिलने के लिए। अधेड़ यानी कि उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो भी अभी भी बोले ना तो उसकी ऐसा बिस्नी जैसा नहीं रखता था, जैसे बॉलीवुड की होती है ना सितारें, वो इतना उम्र होने के बाद भी लगता है लाली झलकती है वैसा ही।
कुंती, विषमदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। ये कुंती मतलब विष्णु को आश्वासन देती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। विष्णु बोलती है हाँ हाँ कुंती चरखा पूरी अलग हटा देती है, चरखा को साइड में कर देती है। कुंती उसके नज़दीक चरपाई पर आके बैठ जाती है। चरखा हटाती है तो कुंती उसके नज़दीक आकर बैठ जाती है। कुंती अब कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़ी जोरों की लड़ाई हो रही है। मतलब सुनने में आया था कि ब्रह्मा में आजकल बहुत लड़ाई हो रही है। विष्णु, यहाँ से कौन ब्रह्मा से होकर आया है? मतलब विष्णु होते हैं यहाँ से कौन ही ब्रह्मा में होकर आया जो इससे पता है। लड़ाई का हाल वहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ वाले को पता, मतलब जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ के लोगों को पता होगा, हम लोग को क्या पता कि क्या लड़ाई हो रही है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कार्य सब सच है। मतलब बोलता है कि अब तो तभी पता चलेगा ना जब मानक आएगा कि चौधरी जो बोलता है वो कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। ये तो चौधरी के आने के बाद ही पता चलेगा। अभी जब तक मानक नहीं आए तब तक चाहे जो बोल ले सब तो सच ही मानना पड़ेगा। कुंती, देखिए अब कुंती क्या बोलती है हमारी। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर अपने बहन के हाथ पीले करे। मतलब कुंती भी बोलते हैं कि मानक जल्दी घर आ जाए और अपनी बहन की शादी ब्याह को करे। अब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, मतलब जितनी भी मुन्नी की सहेलियां थी वो सारी एक एक करके उनकी शादी हो गई। धनु की भी बैसाख में चली जाएगी। धनु यानी कि जो उसकी दोस्त है, एक उसका नाम है धनु, कुंती की बेटी है धनु, वो भी उसकी भी शादी तय हो गई और वो भी बैसाख में मतलब अपने ससुराल चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना, मतलब जो शादी बैसाख आने वाला उसमें बस 2 महीने ही बचा है। ये सारा शहर ढूंढा है, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, सब चीज़ें जैसे बिलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई घर बार ढूंढा है कि नहीं? मतलब अब ये बिस्नी से कहती है कि अब तो धनु भी चली जाएगी, अब तूने मोनी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, इसके लिए घर मतलब रिश्ता वस्ता तय किया है कि नहीं, देखा है कि नहीं? विष्णु, घर वर देखकर क्या ही होगा कुंती, मानक आए तभी कुछ होगा। तुझे पता है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। देखिए बोलते हैं कि अगर हम घर देख भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, शादी तो नहीं हो जाएगा ना, जब तक पैसे नहीं रहेंगे तब तक तो शादी नहीं हो जाएगा। और लोगों की डिमांड आजकल कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ऐसा बोलती है विष्णु। कुंती, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब जो मुन्नी है वो 14 वर्ष की हो चुकी है। अब घर में रख कर कितनी बड़ी करेगी। पहले की पता होगी कि पहले बाल विवाह होता था और जैसे ही 10 वर्ष की हुई कि लोगों में छटपट मच जाता था, जल्दी से शादी करके इसे जल्दी ससुराल चलाओ। मेरी धनु तो अभी 13वां ही चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई, मतलब कि वो जवान हो चुकी है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। मतलब सारे गांव वाले बोलने लगे धनु को ये तो बड़ी हो गई है, अब इसको जल्दी से विदा करते इस गांव से। तो मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है? वो बोलता है कि जब तक मानक नहीं आ जाता तब तक कम से कम तो घर वर तो देख, पता नहीं मानक को कितना टाइम लगेगा अभी युद्ध में से आने में। विष्णु, नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा। वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे गए अभी 7 महीने। ये विष्णु बोलती है कि मानक कहा है कि 4-6 महीने में वो जरूर आ जाएगा, और अभी तो उसके गए हुए सिर्फ 7 ही महीने हो रहा है। चलिए कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। विसंदेह लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। मतलब बोलती है हाँ अच्छा ही रहेगा अगर 4-6 महीने में आ जाएगा। लड़ाई का मुख तो शेर का मुख है, शेर का मुख किसे सूंघ कर देखा। मतलब शेर का मुख, मतलब वहाँ कोई भी जाता है तो मतलब वो शेर ये नहीं देखता कि वो क्या, वो तो उसे खा ही जाता है। लड़की को देखते देखते तार हुई जा रही है, तो कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है, 6 महीने में आता है कि
तो बोलती है कि अगर पता नहीं मानो कि कितना टाइम लगेगा, अगर तुम कहो तो मैं मुन्नी के लिए घर बार देखती हूँ। दीनू कुम्हार हाडियों का चलता फिरता ढांचा संभार से हाँफता हुआ उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके थे, हाथ में मिट्टी के सने थे। ये जो था ना दीनू कुम्हार, ये कुम्हार था जो कि बाहर से आता है, जो मिट्टी बना रहा था वही दौड़ते दौड़ते आता है उनके पास। दीनू बोलता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। जो पहले गांव के लोग थे वो ऐसे ही बोलते थे, नाम से बुलाते थे, मुन्नी की माँ या मानक की माँ, ऐसे बुलाते थे बच्चों के नाम से। बोलता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी किस बात की हद हो गई, इतना क्यों हाँफ रही? ये क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, किस बात की हद हो गई और तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? दीनू बताने की बात नहीं है, तो बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख ले। दीनू बोलता है कि ये बताने की बातें नहीं है, तुम ना खुद ही बाहर चल के देख लो कि क्या हुआ। बिस्नी कुछ बताएगा भी, क्या बात है ये? फिर कुछ बताओ क्या बात है? दीनू बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई। अब क्या बेशर्मी हुई? बिस्नी क्या फिर वो चौधरी की बेवा, यानी फिर वो मतलब चौधरी के यहाँ कुछ हुआ? दीनू नहीं उसकी बात नहीं है, दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है, उसको ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है, बिल्कुल मेमो की तरह फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी नहीं देखी। देखिए ये क्या दीनू चाचा किस बारे में बात कर रहे थे कि कोई दो लड़की आई थी जो छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी और जिसका कलर जो था वो काला था। तो बोलती है कि मैंने ऐसी बेशर्मी नहीं देखी है जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है। गांव की सोच अगर कहा जाए तो उन्होंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि इतने छोटे छोटे कपड़ों में। दीनू बाहर की ओर झाँक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू बाहर जाता है और फिर मुन्नी अंदर चली जाती है। दीनू मुड़कर वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दो, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूँ। ये दीनू बोलता है कि मुन्नी को अंदर भेज दो, क्या वो ऐसी बेशर्मी को देखेगी, और मैं ये बात को चौधरी को बताकर आता हूँ। चलो दीनू बाहर चला जाता। बिस्नी कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बारहवीं लड़कियां बाहर से आती है, वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए थे, दोनों के हाथों में एक एक थैला था। उनका पहनावा के बारे में बताया था कि दो बारहवीं लड़कियां बाहर से आती है, उनके जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक थे, जो फ्रॉक था वो जांघों तक ही था और वो मैले फ्रॉक थे और दोनों के हाथ में एक एक थैला था। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा कर, ये लड़कियां क्रिस्टान है, ये लड़कियां क्रिस्टान है। क्रिस्टान क्या होता है? बिस्नी उसका मतलब न समझ के प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती। कुंती उसी स्वर में बताती है, क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घर में रखती है और अपने बाहर घूमती है। ये कुंती बोलती है, जो बोली ये लड़कियां क्रिस्टान है, तो ये क्रिस्टान क्या होती है? तो वो होती है जो मर्दों को घर में काम के लिए रखती है और खुद बाहर से जब सब कुछ ला कर देती है। एक लड़की मतलब लड़की, दो लड़कियाँ आई थी, उसमें पहली लड़की थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, ये मांगती है दाल चावल बिस्नी से। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रही है। बोलता है कि हम राहगीर हैं, हम बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहली लड़की फिर बोलती है, हम लोग रगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर में 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुराने धर्मशाला पे पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए, थोड़ा चावल दाल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। ये बोलती है कि हम लोग अपने घर से 10 लोग मिल के निकले थे, लेकिन उसमें से बस 2 ही बचे हैं और हमारे 2 भाई मारे गए। कुंती, अब कुंती बोलती है बिस्नी में कान के पास, मतलब कुंती कान के पास बिस्नी को बोलती है, यह लड़कियाँ क्रिस्टान नहीं है, इसके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। अब ये बोलती है कि क्रिस्टान नहीं है, जो ये सोच रही थी वैसी नहीं है, ये कोई और है। अब बिस्नी क्या बोलती है? हाँ चलिए। बिस्नी लड़कियों के चेहरों पर दृष्टि जमाए हुए, हाय री तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखकर तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो।
जब विष्णु बोली, हाय री, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? तुम तो अच्छे खासे घर की नजर आ रही हो। पहली लड़की, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया तो भीख मांगने का ही आसरा है। मतलब पहले इनका भी घर बार था, लेकिन अब वो युद्ध के कारण इनका घर बार उजड़ गया है। अब तो सिर्फ भीख मांग के अपना पेट भर सकते हैं। जापानी जहाज़ों में बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया। तब जापानी जहाज़ों में बम मार मार के सारा शहर को तहस नहस कर दिया। रोज़ वहाँ गोलाबारी होती है। यहाँ तो आप स्वर्ग में रहते हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया। फौजी को छोड़कर और वहाँ कोई नहीं रहा। मतलब ये जहाँ से लड़ी वहाँ पे जापान के लोग ने बम गिरा कर तहस नहस कर दिया था। मुनि जरा आगे आकर, माँ यह कहती है कि इसके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है। ये फिर अपना दिमाग लगाते हैं, माँ ये भी कह रही है इसके मुल्क में लड़ाई होती है। इनसे पूछो कि ब्रह्मा इनके मुल्क से कितना दूर है। ये बोलती है कि कहीं ये ब्रह्मा की तो बात नहीं कर रही है, इनसे पूछो जरा ब्रह्मा कितनी दूर है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए अब संयोग कहिए या जो कहिए, ये दूसरी लड़की बोलती है, हमारा मुल्क का नाम ही ब्रह्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। ये बोलती है कि हम मेरा ही शहर का नाम ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा की और बात कर रही है। विष्णु और मुनि एक साथ बोलती है, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? तो हम लोग आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? पहले लड़के, हाँ माँ जी, हम ब्रह्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जानें चली गई। जिनको जिधर का रास्ता मिला वो उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करने लगे। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। हम लोग आप लोगों की आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों से मिल जाता है उसी से अपना। तो ये अपने बारे में बताती है कि वहाँ कितनी लड़ाई हो रही है और जिसको जिधर का आसरा मिला वो उधर अपना घर बार छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग तो अपना जमीन पैसे रुपये ये सब भी छोड़ के चले गए। और जो हम लोग का जीवन है वो आप लोगों के जो आप लोग देंगे उसी पे हम लोग का जीवन है। विष्णु बात के, क्यों नहीं, ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। ये विष्णु बोलती है कि बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चल रहे हैं। तो वो कहते हैं हम लोग तो बहुत मतलब लकी लोग हैं जो अपनी जान को बचाकर आ गए, और 13 लोग से हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। मुन्नी, तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल के आए हो? क्वेश्चन करती है, तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल के आओ? पहली लड़की, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। ब्रह्मा में जंगलों में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। हम में से एक औरत एक दलदल में फंस के वही रह गई। ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो पैदल ही आया और रास्ते में बहुत सारी दलदलें हैं और वहाँ इन लोग 3 साथी थी, उसमें से एक औरत उसी में मतलब दलदल में फंस के मर गई। विष्णु, मुनि, माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है और चौधरी कहता है कि वहाँ पानी वाले जहाज से आते हैं। ये अपना दिमाग लड़ाती है, कह रही ये तो बोलिए पैदल आई है, और चौधरी तो बोलता है कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाया जाता है। पहली लड़की, जी असली रास्ता जहाज ही है, मगर उन रास्तों में बहुत खतरा है। जो बोलती है असली रास्ता जो सेफ रास्ता है वो जहाज ही, लेकिन अभी जो फिलहाल जब लड़ाई चल रही है तो वो बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज़ मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते हैं, मतलब आम लोग के लिए जहाज़ नहीं, सिर्फ वो फौजियों के लिए है। बिस्नी सिहर कर, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पे आते जाते हैं? मतलब बोलिए जब जहाज डूब भी जाता है तो फौजी लोग उससे यात्रा क्यों करते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है जो फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। एक लड़की, फौजी लोग समुद्र से जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेज़ों के जहाज गोले चलाते हैं। ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। देखिए जैसे कि पता होगा कि हम लोग का जो भारत था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इधर से अंग्रेज़ों का था, मतलब थे तो भारतीय ही लेकिन अंग्रेज़ों की ओर से लड़ते थे। और उधर से कौन था? तो हमारा जापान था, हमारा नहीं मतलब जापान था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। ऐसे जहाज भी हो रही थी, जिसको अभी हम लोग अगर बोले तो नेवी बोलते हैं।
नेवी का, और ऊपर से भी हो रही थी जिनको हम लोग एयर एयर वाले बोलते हैं। विष्णु के चेहरे पर रेखाएं और काटी, तो और ज़्यादा चिंतित हो गई। वो चरखे को अपनी ओर खींच कर प्रयत्न करने लगी, लेकिन उसके जब वो चरखे को सोची कि अपनी ओर खींच के थोड़ा ध्यान को भटकाए, लेकिन उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। मुन्नी बोलती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते। तो बोलते हैं जैसे तुम आई हो वैसे फौजी क्यों नहीं आ सकते, मतलब नहीं आ सकते वैसे। लड़की क्या बोलती है, नहीं पहले लड़की बोलती है नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए, वो भाग नहीं सकते, वो फौजी छोड़कर भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। फौजी का तो काम ही है कि वो लड़ाई करे, अगर वो उनसे बचना चाहेगा तो उसे इधर का ही सिपाही क्या करेगा कि उसे गोली मार के उड़ा देगा। बिजली सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है, उसे अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, जैसे आना होगा वो छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़ी होता। बोलती है कि अरे फौजी लोग भाग कर क्यों आएंगे, उन्हें तो छुट्टियाँ मिलती है ना, जिनको आना होगा वो छुट्टी लेकर आएंगे। दूसरी लड़की, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें तो मुट्ठी चावल दे दो। ये इतना बात करके बोलते हैं कि आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी, हमें ना 2 मुट्ठी चावल दे दो, और मुझे आगे भी तो जाना है। अब कुंती बोलती है, हमारे यहाँ हमारे खाने का चावल नहीं और इन लोगों को चावल चाहिए। बोलती है कि हमारी स्थिति ऐसे ही थोड़ी दयनीय और इन्हें चावल चाहिए। बिस्नी बोलती है, मुन्नी सामने से आ जाती है और बोलती है, बिस्नी जा अंदर से जाके हांडिया में से कटोरी भरकर चावल ले आओ। तो बोलती है कि जाओ और अंदर से चावल ले आओ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोष पूर्ण दृष्टि से लड़कियों की ओर देखती है, कुछ क्षण खामोश रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता किया। ये बोलती है, कितना दिन लगा है वहाँ से यहाँ आने में पैदल। पहली लड़की, दिन का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और ना पहुँचे तो कभी नहीं पहुँचे। बोलती है कि दिन का कोई बात नहीं, अगर पहुँच गया तो महीना 20 दिन में पहुँच जाएंगे, और अगर रास्ते में कुछ हो गया तो वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो रास्ता इतने घने जंगल से, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं दुश्मनों की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाइयाँ चलती हैं माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाही की गली सड़ी रास्ते देखे हैं। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है, वहाँ जापानी सिपाहियों की। शहर कर उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। यह बोलती है कि जंगल में भी लड़ाइयाँ होती है, जंगल में भी बहुत सारी हमने लाशें देखी, इधर अंग्रेजियों की देखी, उधर जापानियों की देखी। बिस्नी अब क्या बोलती है देखिए। बिस्नी बोलती है, विहर्स वाले मतलब थोड़ा आवाज़ तेज करके, हाय री अब बस करो। नहीं होता है ऐसा, सुन के बोलते हैं बस करो भाई। अपने पल्ले की आंखें छिपा लेती है, अपने मतलब साड़ी में अपनी आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेके आती है और उस एक लड़की को उन्हें झोले में डलवा लेती है, मतलब चावल मुन्नी दे देती है उसे। पहली लड़की, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। चावल लेके बोलती है, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियाँ बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई पे सरार कर बिस्नी मोड़े हुए पास आ जाती है, मतलब कि वो लड़कियाँ बाहर चली जाती हैं। कुंती बिस्नी के कंधे पे हाथ रख के विसंदेह मतलब आश्वासन देते हुए बिस्नी पल्ले में आँख पोंछकर सिर ऊपर उठाती है, अपने आंसू से आंसू पोंछती है और अपना सिर ऊपर उठाती है। कुंती, तो इस तरह दिल क्यों हल्का करी है, क्या पता ये ब्रह्मा से आई है या फिर कहाँ से आई। तो ये बोलती है कि क्या पता ये लोग ब्रह्मा से, लोग सच में बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे लड़कियां हैं कि मतलब ये बोलने लगे कि इसका चरित्र मतलब मुझे सही नहीं लगता। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पे बैठ जाती है। मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, मुन्नी जो है वो बिस्नी के घुटने को सहलाती है। माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ ना कि अगले बार मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, जितनी हमें फिक्र है भैया को भी उतनी ही फिक्र होती है। बोलते जितना हम लोग फिक्र करते हैं भैया भी उतना ही हमारी फिक्र कर रहे होंगे। बिस्नी आके पूछती है, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख देता कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं अच्छा से। ये चाहती थी कि खाली एक चिट्ठी आ जाए जिसमें लिखा है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। मुन्नी और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे होंगे इसलिए उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखा। ये बोलती है
क्या पता माँ के भैया आ ही होंगे, इस कारण चिट्ठी नहीं लिखी होगी उसने। बिस्नी ठंडी सांस लेती, क्या पता। मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आ जाएंगे, मतलब खुद से भैया आ जाएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरती है, और बिस्नी मतलब ये सुन के भैया आप ही आ जाएंगे ये सुनकर कुछ नहीं कहते और अपने मुन्नी के सिर पे हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच से जाग कर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। ये सोचते हैं कि ये लड़कियां इतनी बड़ी है फिर भी इनका ब्याह क्यों नहीं है। बिस्नी बोले क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चुमकर उसे साथ सटा लेती है। बिस्नी, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो आप ही आ जाएगा। मतलब ये बोलती है तुम ठीक कहती हो, अगर चिट्ठी नहीं भेजा तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही आ जाए। मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चुमकर अपने में सटा लेती है, मतलब माँ बेटी एक दूसरे में सट जाता है। अब पर्दा गिरता, मतलब ये पहला दृश्य जो है खत्म हो जाता और अब हमारा ये दूसरा दृश्य आ गया। दूसरे दृश्य में क्या है तो देखते हैं क्या है दूसरे दृश्य में। दूसरा दृश्य हमारे यहाँ पे स्टार्ट। आई होप आप सभी को ये अच्छे से स्टोरी समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग दूसरा दृश्य देखते हैं। वही आंगन, मतलब जैसा पहले दृश्य में था सेम वही आंगन, और समय रात, मतलब जो समय था वो रात का समय था। दोनों चारपाई आंगन में बिछी हुई थी। दाईं ओर चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी थी। उस चारपाई पे ओढ़ने के लिए फटी हुई लोई रखी थी। दूसरी चारपाई पे घिसी हुई दरी बिछी थी और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा था। बिस्नी जलती हुई ढिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। देखिए ये वही है, और जब बिस्नी जलती है मतलब सोने का टाइम हो चुका था। बिस्नी पास आकर, तू अभी सोई नहीं। बिस्नी मुन्नी से बोलती है तू अभी तक सोई नहीं। मुन्नी चौक, मुझे नींद नहीं आ रही है, अभी सो जाती है। बोलती है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेते, लोई मतलब चादर खींच के अपनी टांगों पे कर लेती है। बिस्नी, और इतनी रात चली और तुझे नींद नहीं आई। मतलब बोलती है इतनी रात हो गया तुम अभी तक सोई नहीं। मुन्नी, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। क्वेश्चन कर देती है कि मुझे नींद नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी तो अभी तक जाग रही हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। बिस्नी, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, मतलब बूढ़ी हो चुकी थी तो बूढ़ी को तो ऐसे ही नींद नहीं आती। अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना काम बनाती है। बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निष्पन्द रहते हैं, मतलब दोनों शांत रहते हैं। मुन्नी, मुन्नी करवट बदल के, माँ आपने आज तारे ससुराल से वापस आ गई। ये बोलती है, तारे के नीचे सो रही थी तो बोलती है आज शायद तारे ससुराल से वापस आ गए। बिस्नी अन्यमनस्क भाव से, अच्छा मतलब कुछ और सोच रही थी तो वो बोलती है अच्छा। मुन्नी, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतिये के कड़े बनवा दिए हैं। आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। देखिए ये जो तारो है वो इसकी दोस्त है। ये बोलती है कि ससुराल से वापस आ गई है, और जो उसके घर वाले हैं वो उसके लिए सच्चे मोतियों के कड़े बनवाए हैं। और वो जो उनकी दोस्त थी तारो, वो सबको दिखा रही थी कि कड़े हैं। उसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमक रहे थे। बत्तों के कड़ों भी उसके सामने कुछ नहीं थे। ये उसकी दोस्त है तारो और बत्तों। बिस्नी, अच्छा तेरे भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़ियाँ और चूड़ियाँ लाएगा। बोलती है भैया आएगा तो उन लोग मतलब तारों और बेतों से भी अच्छी चूड़ियाँ और कड़े लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी, मतलब अभी सो जा वरना सुबह तू सोती रहेगी। मुन्नी अच्छी तरह से लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है, और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है, या वो भी चादर ओढ़ के लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझते प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है।
पीला से नीला हो जाता है। साथ ही टिटपियों की चिक चिक की शब्द सुनाई देती है। तो जब अंधेरा हो जाता है तो टी 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 आप लोग भी कभी कभी सुनेंगे, जो गांव के होंगे उन्हें सुनाई देती है, जो क्रमशः काफ़ी तेज़ हो गई थी। मतलब शांति हो गई, जैसे जैसे शांति हो रही थी वैसे वैसे इसकी आवाज़ें तेज़ हो गई थी। बिजली करवट बदल लेती है, प्रकाश हल्के गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है। कई व्यक्तियों के कहराने की आवाज़ें। बिजली चौंक उठ जाती है और उसके प्रकाश में फिर हल्का नीला हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जब बिजली सोती है तो उसे लगता है कि गोली चलने की आवाज़ आई है और वो उठ जाती है इस आवाज़ से। और बिजली जो मानव करके इधर उधर देखने लगती है। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देती है जैसे आंधी चल रही है। मतलब कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे आंधी चल रही है। घबराए हुए स्वर में बोलती है बिस्नी। मानव बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है। माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है। मतलब जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है वैसे ही बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से। तो सचमुच तू ही है मानव, कहाँ है बेटा? ये बोलती है सचमुच तुम ही आए हो मानव, कहाँ बेटा? सुनसान की झीलियों में बोलने का शब्द सुनाई देता है। फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अव्यस्त भाव से चारों ओर देखती है। फौजी लिबास पहनकर घायल युवक डगमगाता सा बाहर की ओर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तरफ कर उसे जमीन पर बैठ जाती है। मतलब थोड़ा घायल स्थिति में एक सिपाही आकर उसके बिस्नी के पैर में गिर जाता है और ये बिस्नी बोलती है मानव। उसका सिर गोदी में लेकर आवेशवश उस पर झुक जाती है। मानव कठिनता से सिर उठाता है। मानव जो है वो कठिनता से अपना सिर को उठाता है और फिर बोलता है मानव बोलता है माँ। बिस्नी उसके सिर हाथों में लेकर यहाँ देखते हैं मानव बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। चलिए मानव बोलता है माँ। बिस्नी उसका सिर हाथों में लेकर बेहद स्वर में बोलती है तू ऐसा क्यों हो गया बेटा, क्या हुआ तुझे? ये बोलती है तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? मानव बोलता है मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी और दुश्मन मेरे पीछे लगे। मानव बोलता है कि मैं घायल हूँ माँ, मुझे गोलियाँ लगी और दुश्मन जो है वो मेरे पीछे है। बिस्नी दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा है? कौन है तेरा दुश्मन? तो कौन है तेरा दुश्मन जो तेरे पीछे लगा है? मानव सीधा होकर होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। तो मानव जो है सीधा होने की चेष्टा करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। मानव वाह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी। ये होता है मैंने उसको बहुत गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया। मैं दौड़ता हूँ तो वो पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बहुत खतरनाक है। पानी तो बोलता है कि जब मैं चलता हूँ तो वो मेरे पीछे चलता है, जब मैं रेंगता हूँ तो वो मेरे पीछे चलता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा माँ, मैंने उसे बहुत मारा है लेकिन वो मरा नहीं। बिस्नी तू उठ। बिस्नी बोलती है तू उठ, चारपाई पे लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ, दूध गर्म करके लाती हूँ। ऐसा बोलती है कि तू उठ, कोई नहीं तुझे मारेगा, मैं तेरे लिए गर्म दूध लाती हूँ। मानव दूध नहीं पानी। और यही मतलब ये मानव बोलता है दूध नहीं चाहिए मुझे, पानी चाहिए। वह अभी आ जाएगा जल्दी, उधर देख अंधेरे में वह आता ही रहा। ये बोलता है कि उधर देखो माँ, वो आ ही रहा होगा। विष्णु व्याकुलतापूर्ण बाहर देखने लगी। ऐसा जब मानव बोलता है तो व्याकुलतापूर्वक वो बाहर देखने लगती है। विष्णु नहीं बेटे कोई नहीं है, तू यूं घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पे लेट जा। मानव बोलता है नहीं पानी, मतलब वो पानी मांगता है मानव अपनी माँ से। बिस्नी पल भर में असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। बिस्नी यह ले बेटे पानी, आराम से पी, छोटे छोटे घूंट करके पी। नीले हार पानी पेट में जाकर रखता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता। ये बोलती है कि ये पानी लेके आती है बिस्नी और बोलती है कि आराम से पीना, थोड़ा थोड़ा सा पीना। खाली पेट पानी मतलब पानी पेट में लगता है, पहले कुछ खा ले तो उसके बाद पानी पी दे। तो मानव बोलता है नहीं, मुझे भूख मर गई है,
माँ अब भूख नहीं लगती, पानी। ये फिर पानी मांगता है। विष्णु गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानव गिलास उसके हाथ में लेकर घटाघट पानी पी जाता है। उस समय उसकी किसी हाथ से स्वर सुनाई देती है। मानव के हाथ गिलास गिर जाता है और वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता। मानव सरककर माँ के नज़दीक हो जाता है। विष्णु उसे बाहों में समेट लेती है। ये पानी जल्दी जल्दी पी जाता है और फिर उसे जंगलों में से कुछ सुनाई देता है, तो वो गिलास हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर वो बाहर की ओर देखता है तो देखता है कि बाहर बंदूक का कुंदा नजर आ रहा है, तो वो माँ से और थोड़ा चिपक जाता है। मानव यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। मानव बोलता है कि देख माँ, ये वही है जो मुझे मारना चाहता है। ये देखो, ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। अब देखो ठीक है। चलो। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। फिर साथ हाथ से स्वर सुनाई देता है और फौजी के लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। विष्णु मानव को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। जो जिसने हाथ में मतलब बंदूक का कुंदा लिया हुआ था, वो पास आके वो हंसता है। सिपाही, तो इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। सिपाही बोलता है विष्णु से कि तो इसे गोद में लेके बैठी है, देखती नहीं ये तो अब मर चुका है। विष्णु सिर से पाँव तक सिहर जाते, मतलब बहुत डर जाती है। मानव उठने की जबरदस्त कोशिश करता, बहुत कोशिश करता है। मानव ये झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। मानव बोलता है कि झूठ बोल रहा है सिपाही माँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो अभी हिल डुल सकता हूँ, मैं बात भी कर सकता हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। विष्णु उसे और सटाकर आश्वस्त स्वर में कहता है, मतलब उसे और अपने करीब लाकर बोलते हैं, हाँ बेटा हाँ, तेरी जान के लिए के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है, मतलब मेरी जान तेरे साथ ही है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सिपाही बंदूक का कुंदक मानव के पास ले आ जाता है। सिपाही बंदूक को और मानव के करीब ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर देता हूँ, फिर मैं इसकी लाश लेकर जंगल के चिर कुओं में डाल दूँगा। सिपाही बोलता है कि अगर अभी इसे कुछ नहीं हुआ है तो रुको, मैं अभी इसको फिर से गोलियों से चीर कर इसका लाश जंगलों में चिर कुओं के सामने दे दूँगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानव के निकट कर लेता है। ये ऐसा कहके हंसने लगता है और बंदूक और निकट कर लेता है मानव के। विष्णु कुंदा हाथ से पकड़ लेती है, मतलब विष्णु हाथ से पकड़ लेती है। मानव खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर विष्णु की गोद में गिर जाता है, मतलब बहुत कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। विष्णु उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखती है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तो क्या लगता है? सिपाही बोलता है, तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तो इसकी क्या लगती है? तब विष्णु बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तो विष्णु बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे मारने नहीं दूंगी तुझे। सिपाही, तो इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखा। ये बोलता है, तू इसकी माँ है, आश्चर्यचकित के साथ, पर तू देखने में तो बहसी की माँ नहीं लगती, मतलब इस की माँ नहीं लगती, तेरे अंदर तो बहुत ममता है। तुझे पता है यह लड़ाई की बहसियों की तरह गोलियां चलाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसे ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली, ये बहुत सारे सिपाहियों की जान ले चुका है। ये इंसान नहीं जानवर है, मतलब ऐसा तो इंसान के इसमें भाव ही नहीं है, तो जानवर इससे तुलना की जा सकती है। और तू कहती है कि तू इसकी माँ है, और तू बोलती है कि ऐसे इंसान की तू माँ है। विष्णु बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा वैसे नहीं है। ये होता है, ये मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। इसने किसी की जान नहीं ली। ये होता है, ये किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान ले भी नहीं, जान नहीं ले सकता, ये किसी को नहीं मार सकता। या तो मरता हुआ कबूतर भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तुम इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, ये घर में मेरे पास रखे। बोलता है, अब मैं इसे घर में ही रखूँगी, इसे लड़ाई पे नहीं जाने दूंगा। सिपाही, यह घर पे रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैरों से ठोकर मारकर वह उसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं,
यह वहाँ जाएगा तो मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। ये बोलता है कि इसके हजारों दुश्मन है और ये हजारों का दुश्मन है, और ये अगर यहाँ भी रहेगा तब भी मारा जाएगा, और ये अगर युद्ध क्षेत्र में जाएगा तब भी मारा जाएगा। ऐसे कहकर वो पैसे ठोकर मारता है उसको। फिर मानक ने ठोकर मारने लगता है, पर विष्णु उसका पाँव पकड़ लेती है। वो मानक को ठोकर मारने लगता है पैर से, तो विष्णु उसका पाँव पकड़ लेती है। विष्णु, नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगी, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ का दिल नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानते हो, ये दिल का बहुत भोला है, इसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। हाँ, नहीं है, ये अपना माँ की ममता को दिखाती है कि इसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी, तेरी भी तो माँ है, तू ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, सिपाही हंसता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इतना सुन के ना सिपाही हंसता है। सिपाही इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देखता है। बटन खोलकर अपना लहू से दबकर सीना दिखाता, बोलता है कि तुम बोल के इसका किसी से दुश्मनी नहीं है। अपना शर्ट खोल के, अपना बटन खोल के उसको दिखाता है कि ये देखो, ये घाव इसी के किए हुए हैं, और मैंने इस घाव का कब का मर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। ये बोलता है कि इतना गोली इसने मारा है मुझे कि मैं तो कब का मर गया होता, लेकिन मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं इसे मार नहीं दूंगा। फिर विष्णु बोलती है, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, यह किसी से दुश्मनी से लड़ाई नहीं गया, मैंने इसे लड़ाई में भेजा था। ये बोला कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने इसे लड़ाई में भेजा था, ये खुद से नहीं गया था। इसकी बहन अब ब्याह जोग हो गई है, तो इसकी बहन की शादी होने योग हो गई है, जिसका नाम मुन्नी है। वह महीने साल भर में उसका ब्याह करना है। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते। मैं किसी लड़के पे लड़ाई पे ना भेजती। मतलब ये बोलती है कि हमने इसे युद्ध में क्यों भेजा, तो हमने इस युद्ध में इसलिए भेजा क्योंकि मुन्नी ब्याह के योग हो गई है, वरना हम लोग आधा पेट खा के भी रह लेते, लेकिन हम इसको युद्ध में नहीं भेजते। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाले नहीं है, मतलब यही एक लड़का है जो कमाता है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पे जाने नहीं देंगे, तो एक बार अगर मुन्नी की ब्याह हो गई तो फिर इसे लड़ाई पे नहीं जाने देंगे, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और अपने पास घर में रखूंगी। मतलब फिर माना कि भी ब्याह करके इसको घर में रही रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी हालत यह हो जाएगी। मतलब विष्णु को बिल्कुल नहीं पता था कि लड़ाई में जाने के बाद इसकी हालत ये हो जाएगी। आज यह इस घर में हाल में है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ अलग होने देती होती कि आज अगर मेरा बेटा जख्मी है तो मैं इसे कैसे जाने दे सकती हूँ। अगर तेरी माँ मेरी जगह होती तो क्या वो ऐसा करने देती। ठीक है, हाँ सिपाही। मेरी माँ जरा सा हंस कर, मतलब हंस कर बोलता है, मेरी माँ पागल हो गई है, वो मेरी रोज़ मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिन मेरे बेटे की लाश आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगा के मर जाएगी। मतलब इसकी माँ मतलब युद्ध की बात से ही सुनकर इसकी माँ पागल हो चुकी है, और इसकी बेटी बोलती है जिस दिन मौत की खबर आएगी उस दिन वो फांसी लगा के मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, मतलब उसके पेट में जो है 6 महीने का बच्चा भी है, उसके साथ वो भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है, और तेरे लड़के ने मेरा क्या हाल किया, या अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में वैसाना चमक नहीं देती। मतलब बोलती है तुम इसकी आंखों में देखो, अभी भी ये मेरे खून का प्यासा है। विष्णु बोलती है नहीं इसकी आंखें ऐसी नहीं है। मतलब बोलती है जैसा तुम अभी देख रहे हो इसकी आंखें ऐसी नहीं है, हर समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इसकी असली रंग ऐसा नहीं है। तो इसकी आंखें ऐसी लगती है लेकिन ये ऐसा नहीं है। सिपाही, तो इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तो इसकी माँ है पर तो इसका रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख या कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है, मतलब जब तक मैं इसके सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा, ये मुझे मारने की क्या कोशिश करता ही रहेगा।
मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता, मतलब जो कोशिश कर रहा था वो उठ खड़ा होता। वह सिपाही पर गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता और सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। देखिए फिर से सिपाही जो है कुंदा तान मतलब अपना बंदूक तान देता है। बिस्नी बोलती है, देखिए बिस्नी बोलती है, नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। ये पहले अपने बेटे को भी बचाई और अब वो सिपाही को भी बचा रही है अपने बेटे को कि तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। नहीं अभी सॉरी, अभी अपने बेटे को ही बचा रही है। तू यही चाहती है? ये सिपाही बोलता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। बिस्नी, या नहीं ये तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, ये तुझे कभी नहीं मारेगा। ये बोलती है कि ये मैं इसकी माँ हूँ, ये तुम्हें कभी नहीं मारेगा। मानक भीष्म स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, क्वेश्चन करता है, वैसे मैं इसे जरूर मारूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देते हुए वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा और बंदूक उठा लेता और फिर कुंदा सिपाही के सीने पर तान देता। अब देखिए मानक खड़ा हो गया और उसे धक्का देकर जो बंदूक का कुंदा है वो सिपाही पर तान देता है। मैं बहसी हूँ, ये मानक बोलता है, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। ये होता है बड़ा ठोकर लगा रहा था ना उस समय, अब उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता जैसे वो सिपाही हंस रहा था और मानक फिर वैसे ही हंसने लगता है जैसे उस समय सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है, मतलब फिर बिस्नी जो है वो उस सिपाही को बचाने लगती है, कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी, नहीं माना, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी मेरी तरह गरीब आदमी है, मतलब हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई, इसके घर में बच्चा होने वाला, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा के मर जाएगी। ये कहानी मतलब बिस्नी बताती है इस सिपाही का हालात के, तो इसे नहीं मारेगा। मानक बिस्नी को झटक कर पीछे हटा देता, मतलब झटका कर अपनी माँ को पीछे हटा देता। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है और मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही। ये मानक की जिद्दी था, वो बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दुश्मन है और मैं इसे अभी मार दूंगा। बिस्नी, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करते हैं पर मानक उसे झटका कर हटा देता है। बिस्नी चरपाई पर गिरकर अपने मुँह को छिपा लेती है। सिपाही पास की ओर हटता है, मानक उसे साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। ये बोलने लगता है, अभी मैं इसे मार के बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियाँ धीरे धीरे पासे में जाते हुए विलीन हो गई। बिस्नी हाथों में मुँह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। देखिए ये धीरे धीरे ना जो आकृतियाँ थी वो सारी धीरे धीरे गायब होने लगी। अब बिस्नी अपना मुँह को छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी बोलती है, मानक मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कहराने के शब्द सुनाई देते हैं। सहसा खामोशी छा गई थी। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल के उठ बैठती है। देखिए ये क्या हुआ कि ये सपना देख रही थी ऐसा। ये जितना भी यहाँ पे वर्णन किया गया सिपाही मानक और बिस्नी के बीच में, वो सारी चीज़ें सपना देख रही थी बिस्नी। मुन्नी घबराकर उठते हुए सर में, माँ। मुन्नी बोलती है, माँ। बिस्नी उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश के रंग हल्का नीला से पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चरपाई पे जा बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर धुंधियाई से नजरों के चारों ओर देखते हैं कि अरे मानक किधर गया। बिस्नी कुछ खुद से, मानक। मुन्नी, तुम रोज भैया के सपने देखती हो माँ? बोलती है, तुम रोज भैया के सपने देखती हो माँ? मैंने तुमसे कहा था कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। ये बोलती है, तुम डेली भैया के सपने देखती हो माँ, अगले बार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, आत्मगत, चिट्ठी आएगी और वह आप बनी थोड़े दिन बाद भैया खुद भी आ जाएंगे
अब आप कहते थे ना कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और छुड़ियाँ लाएंगे। ये बात को थोड़ा घुमाने के लिए बोल दिया, मतलब भुलाने के लिए। बिस्ली कड़े और चूड़ियाँ, ओ मुन्नी क्यों बोलती है कड़े और चूड़ियाँ बोलते हैं, तब इसकी जो स्वप्न था वो टूटता है। उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारे और बत्तों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना माँ। बिस्ली आंखें बंद के नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए पर शीघ्र अपने आप को संभाल लेती है, मतलब बहुत जल्दी ये श्वसन को संभाल लेती है। बिस्ली, हाँ बेटी तेरे कड़े सबसे अच्छे कड़े होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्ली, हाँ बेटी सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे। उसका माथा चुमकर उसे अपने अलग हटा देती है। अब सो जा, अब बहुत रात बाकी है। लो अब बोलती है कि अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। उसके बाद क्या होता है, मुन्नी अपनी चारपाई पे चली जाती है। बिस्ली उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरी अंधेरा छा जाते हैं। अंधेरे में बिस्ली के बुदबुदाने की स्वर सुनाई देते हैं, मतलब फिर बिस्ली बुदबुदाने लगती है। ताती आवे न लगाए पर ब्रह्मा सहाय, राखा नहारे राखे प्रभु बदही मिटाई। देखिए यहाँ पे एक बोलती है कि जिसके रखवाले खुद प्रभु करते हैं उन्हें कोई कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारी यह स्टोरी पर्दा गिर जाता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम इनका देखने वाले हैं सारांश के, आखिर ये कहानी में पूरा हुआ क्या था। तो देखिए पहला दृश्य में क्या था कि पहला दृश्य में बात किया गया था कि इनके संबंध के बारे में किया गया था, और इसमें मुन्नी के बारे में बताया गया, बिस्ली के बारे में बताया गया और कुंती के बारे में बताया गया, तथा साथ ही साथ में पहली लड़के और दूसरी लड़के के बारे में पहले दृश्य में हमें बताया गया, और थोड़ा सा युद्ध के बारे में भी जिक्र किया गया था, जिसमें मुन्नी बिस्ली जो माना का वेट कर रही है घर आने के लिए, और कुंती को चिंता है मुन्नी की ब्याह के लिए। और दूसरे दृश्य में क्या हुआ, तो दूसरे दृश्य में मानक और सिपाही के बीच में जो बिस्ली स्वप्न देखती है मानव और सिपाही के बीच में की लड़ाई हो रही है। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन आंसर देखकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर अच्छे से समाप्त कर लेंगे। आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।